अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेशल फुल लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से शुरू करना चाहेंगे। कहानी इश्क दा रंग सफ़ेद पार्ट 154, जहाँ पर आरुषि और माधवी घर पहुँच चुके थे और काजल बेसब्री से इनके इंतज़ार कर रहे थे। वो तो भड़क भी चुकी थी कि इतने सारे कॉल किया, कहाँ इतनी देर लगा दी है, मतलब डॉक्टर दिखाने में इतना क्या वक्त लगती है। क्योंकि सब बहुत एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि रिपोर्ट्स में क्या आए थे। दूसरी तरफ से शिवांगी, तन्वी, मीरा ये सब भी कॉल कर रहे थे, पर आरुषि वो किसकी कॉल उठाएगी फिलहाल। इधर काजल और भी गुस्सा करने लगी थी कि हाँ हाँ, अब तो तेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं ना, हमारी तो कोई भी कदर होगी नहीं तेरे पास। हाँ, हम रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ती है, हमारा होना और ना होना सेम ही है ना आरुषि, क्योंकि ऑलरेडी तेरे पास इतने सारे दोस्त हैं। हम चले ही जाते हैं। मैं बेवकूफ़ हूँ ना कि कब से तेरे घर पे आके इंतज़ार कर रही थी पागलों की तरह, है ना, कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएंगे। यही है ना। अब आरुषि अजीब ही मुसीबत में पड़ चुकी थी। अब वो बड़ी लाचारी वाले नज़रों से माधवी को देखती है। माधवी तो मतलब एकदम से हाथ खड़े कर दिए, वो साइड में चली जाती है। आरुषि बोलती कि माधवी जी, आप आपकी दोस्त है, आप देखिए, इसमें मैं क्या करूं? अरे ऐसे कैसे? अरे मेरे दोस्त के साथ साथ वो आपकी भी बहुत कुछ लगती है। हाँ, पर फिलहाल वो आपसे गुस्सा कर रही है, मुझसे थोड़ी। ताई आप मुझसे नाराज़ है क्या? जैसी ही माधवी ये पूछती है ना, काजल तो बोलती है नहीं तो वही नहीं, मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होंगी, मैं तो इस घोचू से नाराज़ हूँ। जैसे ही आरुषि को ये बोले जाते हैं ना, अब आरुषि थोड़ी बहुत चिढ़ जाती है। ये क्या मजाक है? मतलब तुझे लाइसेंस मिल गई है क्या मुझे बस सुनाने की? हद हो गई, कुछ भी होते नहीं कि तू मुझे सुनाने लगती है। हाँ माना तूने बहुत सारे कॉल किया यार, हम हॉस्पिटल में थे, डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ तो मैं उसी तो जानने के लिए कब से मरी जा रही हूँ, कब से यहाँ पे हूँ। कॉल तूने उठाई नहीं, ऊपर से डिस्कनेक्ट भी ऐसे किया कि पता नहीं, लग तो रहे थे कि जैसे तेरी दुश्मन हूं मैं। तभी आरुषि हाथ जोड़ लेती कि क्या चाहिए तुझे मेरी माँ, बस बोल, मैं जवाब देती हूँ। हाँ भाई, रिपोर्ट में क्या आई? तुझे पता है कल नींद भी नहीं आ रहे थे, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे कि क्या होगी आगे पता नहीं। बहुत अजीब सी फीलिंग्स है यार, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, मुझ में नहीं है इतनी पेशेंस लेवल। अब बता तो सही, क्या आप ऐसे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है मेरी? तब आरुषि बोलती कि हद हो गई, मतलब तू कुछ ज़्यादा नहीं चिल्ला रही है मेरे ऊपर? हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत शांत हो जाती हूँ, पर बता तो सही यार, हुआ क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा? तब जाके माधवी और आरुषि दोनों बैठकर सब कुछ बताते हैं। तो जैसे ये सब कुछ बताते हैं ना, फिर भी कहीं ना कहीं काजल जितनी हद तक आरुषि को समझती है ना, वो बार बार आरुषि को देख रही थी। इतना वो समझ ही गई थी कि आरुषि जो चाहती है एक्चुअली में अब वो हो नहीं सकती। तो थोड़ी सी उठ के आती है आरुषि के साइड में, उसके शोल्डर पे टैप करती है, सहलाती है। इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, कम से कम साथ तो है ना तू। क्या फ़र्क पड़ती है कि तू कैरी कर पाए या ना कर पाए, वहनी ही कर ले, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। और अगर ऐसी है सिचुएशन तो इसमें तेरी कुछ गलती भी नहीं है। लेकिन कम से कम ये तो है ना कि तू कम से कम एक तो कर ही सकती है ना, मतलब वैसे वे में। तो इतनी मायूस होने की कोई बात नहीं है। अब उनसे आए या तुझसे आए, बात तो एक ही है। ये बात जैसी ही काजल कहती है ना, तो आरुषि घूरते हुए बोलती है एक बात नहीं है यार, वो इससे पहले भी एक बार ये दर्द, ये तमाम तकलीफ जो है वो झेल चुकी है ना। अब फिर से। हाँ तो क्या हुआ, जानबूझ के थोड़ी ना कुछ चीज़, आई मीन मेरा बोलने का मतलब है इसमें तेरा तो कोई वो नहीं है ना, तू चाहकर भी चीज़ें नहीं कर सकती है। यही तो दुख की बात है। अब वो मेरी वजह से फिर से वो तकलीफ़ और वो दर्द को झेलेगी। हाँ, मैं कैसे देख पाऊँगी उनको? तू सोचना एक बार। अरे क्या कैसे देख पाऊँगी, हम तो उस दर्द से गुजर के आए हैं। अब कोई ना, ऊपर वाले भी तेरी साथ दे रही है। अब जो है आरुषि उसके शोल्डर पे मारने लगी थी। थोड़ी बहुत बातचीत हो ही जाती है तो काजल पूछती है भैया आगे की प्रोसेस क्या है?
वो नेक्स्ट वीक जाने की बात करे है डॉक्टर्स, आई मीन, और ये कहे है कि जब पीरियड्स आ जाए मुझे तो उनको इन्फॉर्म करनी होगी। ये बात सुन के काजल बोलती कि पीरियड से इसका क्या लेना देना है, आई मीन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। तो मुझे क्या पता, डॉक्टर ने कहा है कि इसका शुरुआत ना मतलब उस दिन से ही होगी, मेरी पीरियड्स के फर्स्ट डे से उनको इन्फॉर्म करने पड़ेंगे, और सेकंड डे से ना प्रोसेस स्टार्ट होगी वो हॉर्मोन्स के इंजेक्शंस के। अच्छा अच्छा, तो मतलब तो इसका मतलब तुझे पीरियड्स कब तक आ जाएगी? अब आरुषि चिढ़ जाती है। हद हो गई यार, मतलब हर चीज़ मेरे बस में थोड़ी ना है, मतलब मैं चाहूँ तो अभी हो जाएगी क्या? कुछ भी बोल रही है पागल तू, यहाँ पे करके आ रही है, जा अपने घर जा। तभी काजल बोलती, अरे अरे मजाक कर रही हूँ, इतनी सीरियस माहौल बना के रखी है तू, थोड़ा सा चिल तो कर। अरे चलती है यार, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दर्द और झेल लेगी वही, कोई बात नहीं। और दर्दों पर मलहम लगाने के लिए तू है ना, उनकी दर्द पूरी ख़त्म कर देगी, इस बात का ना पूरा का पूरा विश्वास है मुझे तुझ पर। तभी आरुषि बोलती, फिर से मजाक उड़ा रही है ना, मुझे ना बहुत अच्छे से पता है। तभी काजल हंसती है, थोड़ी बहुत बातचीत फिर से होते हैं और बाद में काजल चली जाती है। इधर आरुषि जो शिवांगी को कॉल करके वो भी उसको पूरी डिटेल्स बताती है, तो सब तो भाई बहुत खुश है, समझाते भी है आरुषि को कि ठीक है ना, अब अगर तुम कैरी नहीं कर सकते हो तो इसमें तुम्हारी क्या कसूर, तुम्हारी तो चाहत है, लेकिन फिर भी अगर उस हिसाब से ना हो तो आरुषि खुद को कसूरवार मत ठहराओ। बाद में आरुषि क्या करेगी, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं, पर हाँ दिल में एक थोड़ी सी खराश तो रह ही गई थी कि काश उनकी तरफ का हर वो दर्द एक बार हमारी ओर से गुजरे। ऐसे ही वक्त बीत जाती है, उस दिन वो ऑफिस तो जाती ही नहीं है, घर पे ही रह जाते हैं। देखते देखते अब रात भी हो ही जाती है। डिनर वगैरह करने के बाद जब माधवी बच्चों से मिलकर वो कमरे में जाती है तो आरुषि बेड पर थी ही नहीं, ना काउच पर थी। इधर उधर देखती है तो बैल्कनी की तरफ जाती है। रूम के इस तरफ से बैल्कनी की एरिया थोड़ी सी दिख तो रहे है, पर वहाँ पर आरुषि नहीं दिख रही है, तो वो जाती है। जब वो जाती है ना तो बैल्कनी के ठीक दूसरे कॉर्नर पर आरुषि खड़ी थी और बाहर की नज़ारे को देख रही थी। थोड़ी सी मायूसीपन उसके चेहरे में छाई हुई थी। ये सीन देखते ही माधवी के चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कुराहट आ जाती, क्योंकि उसे पता है कि वो अभी भी उस बात को लेकर उदास है। वो आती है, बड़ी प्यार से उसके हाथों को छूते हुए, उसके शोल्डर को सहलाते हुए, उसकी कमर को क्रीप करते हुए पीछे से हक करती है। और जब ये हरकतें वो कर रही थी, आरुषि की आंखें अपने आप ही बंद हो गए थे। आरुषि अपनी सर को थोड़ी सी पीछे की ओर धकेल ली थी, जो सीधा माधवी की शोल्डर पे जाके टिकती। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बस थामे हुए थे। तो धीमी सी आवाज़ में माधवी बोलती कि फिर भी सोच रहे इस बारे में, इतना क्या मायूसीपन इस चीज़ को लेकर? बेबी चाहे मैं खरी करूं या आप खरी करें, हम दोनों के कहलाए जाएंगे ना वो बच्चा। हाँ हाँ, पर फिर भी आप, इतनी तकलीफ़, इतनी दर्द, जब आप साथ में होते हैं ना आरुषि जी, तो मुझे दर्द, सच में दर्द महसूस नहीं होती। वो दर्द कब मेरी सुकून के आखिर में आ जाती है मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे बस आपका साथ चाहिए। एक आपका साथ होना तो दुनिया का हर वो तकलीफ़, हर वो दर्द ना मेरे लिए सहना बहुत आसान हो जाएगी। जिसे सुनते हुए आरुषि फ़ौरन पीछे होती है और पलटती है, माधवी को देखती है, उसकी फेस को थामती है, उसे अपनी ओर खींचते हुए फॉरहेड के साथ फॉरहेड लगाकर कहती है कि पक्की बात, सच में मैं कह रही हूँ बहुत दर्द हो गया आपको, और आपको उस दर्द में मैं कैसे देख पाऊँगी? अच्छा, पर उस पल के बाद जो ज़िंदगी भर के लिए खुशियाँ हमारे झोले में आएंगे उसका क्या? हाँ, वो नहीं सोचे आपने? अरे आपको उस चीज़ की पड़ी है, मुझे आपकी दर्द की पड़ी है, मैं कैसे देखूँगी आपको दर्द में कतराते हुए? हाँ, तो जब मुझे दर्द होगी तो मेरे हाथ थाम लीजिएगा, शू शटाक हो जाएगी मेरी दर्द। माधवी जी आप ना ऐसे बड़ी, मतलब
क्या ही बोलूँ, बड़ी बुरी तरीके से आप ना ऐसे डायलॉग को यूज़ करते हैं और ऐसे ऐसे मौके पर यूज़ करते हैं। सच में मैं थोड़ी बहुत चिढ़ जाती हूँ इन सारी चीज़ से। तो माधवी थोड़ी सी हंसती है और आरुषि को अपनी बाहों में भर लेते हैं। हाँ, तो कभी कभार मेरी भी हक बनती है आपको छेड़ना। सारे हक क्या अपने दोस्तों को दे के रखे हैं क्या आप, कि बस वही आपको छेड़ सकते हैं और मैं नहीं? पहला हक तो मेरी है ना। जिससे आरुषि को थी कि वाह जी वाह, मतलब मेरे कमीने दोस्त कम थे क्या जो आप भी इनके साथ भिड़ गए? मतलब एक तो वो काजल जो 100 के बराबर है, उसके साथ कोई पंगा लेगा ही नहीं, ऊपर से आप उसके साथ दे रहे हो। तभी आरुषि ये जैसी कहती है ना, माधवी बोलती आप दोनों का ना ऐसे लग रहा है 36 का आंकड़ा है, उसमें मैं तो कभी नहीं आऊँगी। पर जो भी हो, बहुत अच्छा है। सच में आप दोनों ऐसे लड़ते झगड़ते हुए सच में बहुत क्यूट लगते हैं। तभी आरुषि थोड़ी बोलती ये आपका गलत बात है। आप ना अपनी पार्टनर का साथ दिया करो। मैं एक लौती वाइफ हूँ आपकी, आप कहा आपकी ताई की बातों में आ रहे या उसके साथ दे रहे, दिस इज़ नॉट फेयर। तभी एकदम से माधवी और उसे अपनी ओर खींचते हुए सीधा आरुषि की नेक को छूते हुए, वो भी उंगली से, वो धीरे से उसकी नेक को छूते हुए, जॉलाइन को छूते हुए चिन तक आती है, चिन से छूते हुए वो नोज़ तक आती है और नोज़ से छूते हुए वो सीधा फॉरहेड, और फिर से रिपीट फॉरहेड से छूते हुए वो नेक तक आते हुए लिप्स पर आती है। और इधर आरुषि बस घूर घूर के माधवी को देख रही थी। तभी माधवी होती कि आपके ऊपर तो मेरा पूरा का पूरा हक ही है, मैं चाहे जो करूं। कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? छेड़ूं चाहे वैसे हो या ऐसे? ये जैसी बोलती है ना, तभी आरुषि माधवी को और करीब करती है। इन दोनों के दरमियान कोई वैसे भी डिस्टेंस थे नहीं, अब और कितना खींचेंगे, ऑलरेडी इतना अटैच्ड हुए थे दोनों एक दूसरे के साथ, ऐसे मानो कि हवा भी इनके बीच से गुजर नहीं सकते। तो आरुषि माधवी के नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करती है। दोनों की आंखें उस वक्त बंद थे और आरुषि प्यार से बोलती है, तो फिर रेडी हो आप बेबी के लिए? तभी माधवी सीधा उसकी नोज़ पे हल्की सी बाइट करती है। जैसे ही बाइट करती है आरुषि थोड़ी चीख पड़ती है, आओ, अरे मेरी नोज़, यहाँ पे कौन बाइट करते हैं? हाँ, तो इतनी करीब आके बोल रहे हैं आप, और वैसे क्यूट है आपकी नोज़। और हाँ, बार बार मत पूछा करिए, पहले ही बोल चुकी हूँ, आप साथ हो ना तो हर चीज़ के लिए रेडी हूँ मैं। और इस बात को यहीं पे ख़त्म करिए, चाहे मैं कैरी करूँ बच्चा को या आप, होगी तो हमारी ही ना। तो दोबारा इस बारे में सोचकर ऐसे उदास मत होइएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। अब ये बोलते हुए ना दोनों बस ऐसे ही खड़े थे हक करे हुए। ये जो सुकून भरी पल थी ना, है इसके तुलना में कुछ भी नहीं आ सकता है। बाद में ये लोग सो जाते हैं। दूसरी तरफ आरुषि की कंस्ट्रक्शन के जो रेस्टोरेंट के काम है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ चुके थे। ऑलमोस्ट मानो कंप्लीट हो ही गए थे, बस कुछ इंटीरियर के काम बचे थे। और कहीं ना कहीं राजीव का जो ऑफिस है रेस्टोरेंट के ऊपर के चीज़ें में, वो भी काम बखूबी से हो रहे थे। अब देखते देखते लगभग 1-2 हफ्ते और बीत जाते हैं, और उन 1-2 हफ्ते में एक बार डॉक्टर से बात कर चुकी थी, तो डॉक्टर ने भी कही कि जब उसे पीरियड्स आ जाए तो पहले दिन जो है वो इन्फॉर्म करनी पड़ेगी और प्रोसेस स्टार्ट होगी सेकेंड डे से। एग्जैक्टली वही होती है। इसके ठीक 1 हफ्ते बाद आरुषि को पीरियड्स आ जाती है, और जैसी आती है वो सबसे पहले इन्फॉर्म करती है डॉक्टर को। इधर इन्फॉर्मेशन करने के बाद ही डॉक्टर ये बताते हैं कि आज से बस ये प्रोसेसिंग डेट वाइज शुरू होगी, बाकी का आज उसे क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लिनिक आएगी कल से क्योंकि चीज़ें शुरू होगी कल, यही बताती है। तो एग्जैक्टली जब माधवी पूछती है ना कि क्या हुआ है, तो आरुषि बताती है कि डॉक्टर ने ये कहा है। अब बारी थी कि सच में कल ये लोग क्लिनिक जाएंगे, तो कुछ ना कुछ घबराहट तो थी आरुषि में क्योंकि फर्स्ट टाइम थे, और कहीं ना कहीं माधवी भी पहली बार थोड़ी बहुत घबरा रही थी।
इससे पहले ऐसी सिचुएशन में थोड़ी ना थे। तो कई बार माधवी खुद लिली को कॉल करके बार बार ये पूछ रही थी कि कल से चीज़ें शुरू होगी। आई मीन लिली, तुम श्योर हो ना कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह चीज़ें नहीं होगी इनके साथ। अब लिली जो है वो खुद बोलती कि हे देवियों, कभी तुम मुझे कॉल करके पूछती हो, कभी वो मुझे कॉल करके पूछती है। मतलब क्या मेरी डॉक्टर होने का सज़ा मुझे ऐसे दोगे तुम दोनों? हाँ भाई, डॉक्टर हूँ मैं, डॉक्टर। बड़े अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हो तुम दोनों, समझ रही हूँ मैं। और अभी मैं मेरी बेटी के चक्कर में ना मेरी हालत ऐसे हुए पड़े है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि रात है कि दिन है। ऊपर से तुम दोनों, मैं जा रही हूँ ना साथ कल, तो बस देख लेंगे। डर क्यों रही हो तुम? खुद तो घबरा रही हो और मेरी हालत भी ख़राब कर रहे हो। शांत रहो, ठीक है, कल मिलते हैं। और ऐसे करके वो चुप करा दी थी माधवी को। इधर जब दूसरे दिन शुरुआत होती है ना, दूसरे दिन ही ये लोग जाते हैं क्लिनिक। माधवी भी आरुषि के साथ जाती है और लिली भी आती है। काजल ने जिद तो करी थी कि मुझे भी साथ में जानी है, पर समर्थ के वजह से वो जा ही नहीं पाई। स्कूल बंद थे बच्चों के, तो वो सब घर में थे। अब सबको लेकर क्लिनिक आने का कोई मतलब नहीं बनती थी, तो काजल रुक गई थी कि चल ठीक है ठीक है, मैं बच्चों को संभाल लूँगी, तुम दोनों जाओ। तो वैसे ही होती है। जैसे ही आरुषि क्लिनिक पे जाती है ना, तो सबसे पहले ना वो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है उसका, और ब्लड टेस्ट भी। और ये सब कुछ चेक करने के बाद डॉक्टर बस इतना कहते हैं कि ओवरीज जो है वो नॉर्मल है, बाकी कोई सिस्ट या इन्फेक्शन नहीं है, हार्मोन लेवल भी ठीक है। तो इंजेक्शन की चीज़ें हम कल से शुरू करेंगे। तब आरुषि बोलती कि अरे पर इंजेक्शन तो आज देने थे ना। नहीं, इंजेक्शन लेने से पहले कुछ टेस्ट कराने थे, तो आज ये हो गए, कल से हम इंजेक्शन देना शुरू करेंगे। अब बाद में ये लोग वापस आ जाते हैं। अब फिर से जब तीसरे दिन यानी फर्स्ट इंजेक्शन डे, वो जब जाते हैं तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और वो इंजेक्शन ना ठीक पेट के थोड़े से नीचे लगा दिए जाते हैं। तो थोड़ी सी तो चुभी थी आरुषि को, और पहले से इतनी नर्वस थी, और माधवी भी उसके साथ थी। जैसे ही थोड़ी सी चुभी ना, माधवी की हाथ थामी हुई थी, तो बड़ी कस के माधवी की हाथ को प्रेस कर देती है आरुषि। माधवी यहाँ पैनिक हो जाती है और वो बोलती कि क्या क्या हुआ, ज़्यादा ज़्यादा ज़ोर से लगी क्या? हाँ। डॉक्टर आरुषि की तरफ देख रही थी, तो आरुषि बोलती कि अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं लगी। डॉक्टर थोड़ी सी लाजमी सी स्माइल करते हुए बोलती कि क्यों क्या आरुषि? आरुषि भी जवाब देती है, यस डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। अब बस वैसे कुछ खास फील तो हुआ नहीं, बस थोड़ी सी सुई के जैसी चुभी मुझे, ऑल्दोवाइज सब ठीक है। तो डॉक्टर हंसते हुए फिर बोलती कि हाँ होगी तुम्हारे लिए सुई जैसी थोड़ी सी चुभन, पर तुम्हारी पार्टनर के लिए कुछ ज़्यादा ही थी, है ना माधवी? तो माधवी एकदम से चुप सी हो जाती है। लिली दोनों के तरफ देखते हुए बोलता, नाक हर जगह कटवानी ही है तुम दोनों को मेरी। यहाँ पे थोड़ी बहुत मस्ती मजाक होता है और बाद में वहाँ से ये लोग चले आते हैं। अब जब चौथी दिन की चीज़ें आते हैं, यानी सेकेंड इंजेक्शन के, और ये इंजेक्शन देने की टाइम ना सेम होती है। सुबह के 11 बजे ली थी वो, ठीक अगले दिन भी ठीक 11 बजे ही वो इंजेक्शन लेगी, और होते भी वैसी ही है। अब वे दिन भी जाते हैं और अगले दिन जो 5वें दिन थी उसमें भी सेम चीज़ होती है इंजेक्शन लेने की, सेम टाइम। बस थोड़ी सी चेंज होती है कि मॉनिटरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इंजेक्शन प्लस पहला फॉलोअप अल्ट्रासाउंड, जिसे डॉक्टर ये देखते हैं कि कितने फॉलिकल्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं, साइज छोटा होता है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या जो भी हो, वो सारी चीज़ वो मॉनिटरिंग करते हैं। और इसके बाद आते हैं छठा दिन। और छठवें दिन में भी इंजेक्शन सेम चीज़ें होती है, लेकिन इसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा जो है मेडिसिन के इंजेक्शन मिले जाते हैं, जिससे एक टाइम से पहले रिलीज़ ना हो। सातवां दिन के चीज़ें भी सेम टू सेम, इंजेक्शन कंटिन्यू रहती है। और अल्ट्रासाउंड में बस फॉलिकल्स क्लियरली दिखने लगते हैं, वो चीज़ दिख जाता है, और इसमें एग्स का ना जो साइज़ है वो भी समझ आता है डॉक्टर्स को। इसके बाद आते हैं 8वां दिन। 8वां दिन को एडजस्टमेंट डे कहते हैं। इंजेक्शन के साथ साथ थोड़ी बहुत ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड फिर से करते हैं। इसमें एक जो है उसका जो फास्ट ग्रो और स्लो ग्रो उनको समझ आ जाता है। अगर ये देखते हैं कि फास्ट ग्रो है तो थोड़ा सा ना डोज कम कर देते हैं,
और अगर उनको दिखते है कि स्लो ग्रो है तो डोज बढ़ा देते हैं। सब कंट्रोल में रखने के लिए ये सब कुछ होती है। बाद में आते हैं 9वां दिन। इसमें इंजेक्शन कंटिन्यू होते हैं और साथ में अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स के पता चलते हैं कि 16 से 18 के आसपास है कि नहीं, और अगर है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप बचे हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट तब तक थोड़ी बहुत पेन या प्रेशर फील हो सकती है, वॉमिटिंग वगैरह जैसे थोड़ी बहुत झिझकपना, ये सारी चीज़ हो सकती है साइड इफ़ेक्ट के तौर पे। और कहीं ना कहीं 9वां दिन की चीज़ों के बाद आरुषि की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ सी गई थी, लेकिन मूड स्विंग उतना भले ही नहीं हुई हो, पर उसकी बॉडी में थोड़े थोड़े रैश आ गए थे। उसे थोड़ी थोड़े जैसे वॉमिटिंग चीज़ें होने लगे थे। जब इंजेक्शन लेकर वो ऑफिस गई, दोपहर के बाद तक चीज़ें ठीक ठाक थी उसकी। वो थोड़ी देर के लिए अपनी रेस्टोरेंट के वहाँ पर चली गई थी। वहाँ पर इंटीरियर के जितने भी काम हो रहे हैं अभी भी ख़त्म नहीं है, वो एक बार देखने के लिए। लेकिन चीज़ें वहाँ से शुरू होती है। अचानक उसे बहुत अजीब सी लगने लगती है, उसे वॉमिट हो जाती है, उसे चक्कर आने लगी थी। जैसे तैसे वो घर पहुँचती है। जब वो घर पहुँची ना, माधवी उसके चेहरे को देख के दंग रह गई। पूरी तरह से फीकी सी पड़ चुकी थी। वो फौरन आरुषि की हाथ थामे हुए बोलती है कि क्या हुआ, आपको ठीक नहीं लग रही है क्या? उसी क्षण जैसे आरुषि को वॉमिट जैसी फील होती है, वो भागते हुए जाती है बिसिन की तरफ। वहाँ पे जाके उसे वॉमिट हो जाती है। माधवी को इतनी फिक्र आ जाती है ना आरुषि की, क्योंकि पूरा का पूरा उसका चेहरा ना सफ़ेद सी हो गई थी, जैसे कि खून नहीं हो उसके शरीर में। वो संभलते उसे कमरे में तो लेके जाती है, बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है क्या, क्लिनिक चले क्या? तो आरुषि बार बार मना कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर ने कही है कि वॉमिट वगैरह चीज़ें ये सारी चीज़ हो सकती है साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, चक्कर आ सकता है, ये सारी चीज़ नॉर्मल है। तो वो बोलती है कि क्या माधवी जी, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। दो बच्चे भी जैसे ही अपने बड़ी को इस हालत में देखते हैं, अभी और सारा, ये दोनों घबरा जाता है। जब कमरे में ले जाए जाते हैं ना, तो एक तरफ जो है अभी आके बैठता है, जो उसके सर पे इतनी प्यार से अपने नन्हे हाथों से जो सहलाते हैं ना, इतनी प्यार से बोलता है ना कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपके सर दबा दूँ, आपका पैर दबा दूँ क्या, आपको अच्छे लगेंगे, मैं डॉक्टर बुलाऊँ क्या? जी डॉक्टर बुलाओ ना। तो कहीं ना कहीं सारा जो है वो कभी पैर दबा रही थी तो कभी आरुषि के हाथ को रब कर रही थी, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे ना वो परेशानी के लकीर आ चुके थे। वो लोग अपनी बड़ी को लेकर बहुत परेशान थे, अपनी मम्मा को लेकर बहुत फिक्र में थे। तो सारा भी बोल पड़ती है कि बड़ी, क्या आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? तो आरुषि दोनों के तरफ देखता है और वो दोनों हाथों से दोनों को अपने करीब करता है कि नहीं बच्चा, नहीं ना, ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी बड़ी ना बिल्कुल ठीक है, और अभी आपके मम्मा ना बिल्कुल फाइन है, डॉक्टर बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सारा वो बोलती कि तो फिर लिलिया आंटी को बुला लेते हैं ना, वो भी तो डॉक्टर है ना, मैं उन्हें कॉल कर लूँ क्या? आए आप लिलिया आंटी को कॉल करो ना। तो माधवी वही कर रही थी एक्चुअली में, वो लिली को कॉल करती है, और लिली ना उस वक्त से ना थोड़ी थोड़ी क्लिनिक पे जाने भी लगी थी। तो कहीं ना कहीं वो जैसे ही क्लिनिक पहुंची थी तो तभी उसके पास कॉल गई, और जैसे ही आरुषि के बारे में पता चली तो वो फ़ौरन आई यहाँ पर। आ तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें लेके, उसे भी ऑलरेडी पता है ये सब कुछ की साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। बस वो वॉमिटिंग के लिए थोड़ी बहुत उसे दवाई दे दी थी कि ये दवाई बस लेनी है, और इसके अलावा कोई और दवाई नहीं ले सकती हो अभी फ़िलहाल, ये सारी चीज़ नॉर्मल है। तो वैसी ही होती है। वही वो रात, बस अजीब से दर्द हो रहे थे आरुषि को पेट में, पता नहीं वो करवटें भी नहीं बदल पा रही थी, ऐसे लग रहे थे, इधर से उधर उधर से इधर, और पूरे रात भर माधवी बस परेशान थी उसके लिए। और अभी भी चीज़ें ख़त्म भी नहीं हुई थी। वही यहाँ तो रात के 2 बजे तक माधवी आरुषि के चीज़ों को लेकर लिली से बात कर रही थी फ़ोन पे, और लिली भी ना अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी थी, हर जगह पर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है।
क्या रात के 2 बजे और क्या 3 बजे। जब भी कॉल करती थी ना माधवी, वो फ़ौरन ही रिसीव करती थी, या कभी मिस भी हो जाए तो बाद में वो कॉल बैक ज़रूर करती थी। इधर जैसे तैसे वो 9 दिन की चीज़ें तो ठीक हो जाती है। अब आते हैं फाइनल स्टेज पे। जब सुबह होती है तो थोड़ी बहुत आरुषि बेहतर फील कर रही थी, मच बेटर थे कल से, और आज भी उसे जानी थी। और आज ना लास्ट सिमुलेशन का इंजेक्शन थे, और इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड जो है वो कंफर्म करता है कि जो फॉलिकल्स जो है वो 18 से 20 ml के हो चुके हैं या नहीं, और अगर हो गए हैं तो मतलब एग पूरी तरह से मैच्योर हो गई। और इसके बाद डॉक्टर डिसाइड करते हैं, मतलब ये फाइनल स्टेज जो 10वीं दिन की चीज़ें हैं, अगर उसमें 18 से 20 ml तक हो गई हो तो ये डॉक्टर डिसाइड कर देंगे कि उसी रात को ट्रिगर इंजेक्शन दिए जाए। तो जब आरुषि जाती है तो इंजेक्शन तो लगता ही है, और इसके बाद जो है वो अल्ट्रासाउंड में भी चीज़ें एकदम परफेक्ट आते हैं, मतलब पूरी तरह से उसके एग जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि रात को जो है ट्रिगर इंजेक्शन दे दिए जाएंगे, यानी रात को उसे फिर आनी पड़ेगी। होती भी वही है। और जब रात को वो माधवी को लेकर जाती है ना, तो थोड़ी सी फीवर जैसे उसे लग रही थी, पर फीवर थी नहीं। ये भी कहीं ना कहीं उस चीज़ का सिम्टम के तौर पे ही थे। तो जब जाते हैं तो डॉक्टर बोलती कि ये नॉर्मल है। वहाँ पे चीज़ें होते हैं और डॉक्टर ये बताते हैं कि ट्रिगर इंजेक्शन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंजेक्शन जो है एक्स को फाइनल मैच्योरिटी जो है वो देते हैं पूरी तरह से। इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके ठीक 34 से 36 घंटे बाद ही एग को रिट्राइवल किए जाते हैं। मतलब ये इंजेक्शन के लगने के ठीक 34 या 36 आवर्स के बाद ये एक रिट्राइवल की एक प्रोसेस जो है वो करेंगे, और ये जो है ठीक टाइम के मुताबिक ही होगी, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। जैसे ही 34 से 36 घंटे पूरे होंगे उसके बाद आरुषि को एक शॉर्ट एनेस्थीसिया से चीज़ें करेंगे, और जैसे ये सब कुछ डिटेल्सली आरुषि को बताए जाते हैं, माधवी भी सुनती है, लिली वहाँ पे मौजूद थी, तो ये लोग तो प्रिपेयर थे ही। माधवी थोड़ी सी घबरा रही थी क्योंकि वो जो एग रिट्राइवल की चीज़ें जैसे बोल रहे थे डॉक्टर ने कि एक शॉट जो है वो एनेस्थीसिया से लगभग 20 मिनट से 15 मिनट तक का वो एक प्रोसीडियर है जो आरुषि के साथ चीज़ें होगी। एक्स को जो है वो ओवरीज से निकाल दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ सुन के ना कहीं माधवी थोड़ी बहुत घबरा रही थी। तो डॉक्टर जो है वो आश्वस्त करती है कि रिलैक्स, ये सब कुछ नॉर्मल है और इतना पेनफुल भी नहीं है। तो बस अब 34 से 36 घंटे के बाद अब वो प्रोसेस होगी, तो बी रेडी। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, होती भी वैसी ही है थोड़ी बहुत। वो जो 34 से 36 घंटे की चीज़ें हैं ना, वो सफ़र बहुत ही मुश्किल थे, जितना आरुषि के लिए थी उतनी ही माधवी के लिए, दोनों थोड़ी बहुत, क्योंकि इससे पहले ऐसी किसी भी चीज़ में इन लोगों ने सोचे तक भी नहीं है कि ऐसे भी ये लोग करेंगे। तो वो भी चीज़ था, और कुछ भी गलती हुई यहाँ पे तो पूरा का पूरा मेहनत मिट्टी में मिल जाएंगे, ये वो वाली कहावत है। तो ऑब्वियस सी बात है, सावधानी बरतने की हर वो बात थी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत टेंशन थे, पर जैसे तैसे हो जाते हैं। 12वें दिन पर जो है रिट्राइवल का वो प्रोसीड्यूर है वो पूरा करेंगे, इसीलिए ये लोग जाते हैं क्लिनिक में। वो जो शॉर्ट एनेस्थीसिया की चीज़ें हैं ना, अब जब उसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो रहे थे तो यहाँ माधवी की हाथ बहुत काँप रही थी। वो बड़ी कस के आरुषि की हाथ को पकड़ी हुई थी। आरुषि बार बार बोल रही थी, क्या अभी इतना क्या डर रहा है, अरे इतना मत डरिए, सब ठीक होगी। मुझे पता नहीं क्या ठीक होगी क्या नहीं, पर मुझे घबराहट हो रही है। सब कुछ ठीक होगी ना, आरुषि आश्वस्त करती है माधवी की फॉरहेड को चूमते हुए। अब वे दोनों वहाँ पे डॉक्टर्स थे, नर्स थे, ये लोग देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और ये ऐसे ही आरुषि सबके सामने उसके फॉरहेड को चूमते हुए कि रिलैक्स, मैं हूँ ना, सब ठीक होगी। तो उस दिन तो काजल भी साथ में गई थी बाद में। तो काजल थोड़ी बहुत टांग खींचते हुए बोलती कि अरे वही नहीं, आप चलिए मेरे साथ बाहर,
अब मतलब इतना भी क्या, मतलब ठीक है प्यार लुटाना चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, पर ऐसे नहीं, मतलब सरेआम क्या लुटा रहे हो। कभी कभार अकेले में लुटाओ ना, हमें दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब जताना क्या चाहते हैं आप कि हम अपने पार्टनर्स को प्यार नहीं करते, या क्या क्या समझ क्या रहे हैं आप, दोनों ही रोमांटिक हो क्या। अब माधवी थोड़ी चौंक सी जाती कि उसने तो ऐसा कुछ मीन किया ही नहीं। एक्चुअली काजल भी समझ रही थी ना कि माधवी थोड़ी बहुत घबराई हुई है, तो बस थोड़ी सी मूड लाइट करने की कोशिश, बाद में उसे बाहर लेके चले ही जाते हैं। और इधर वो जो एनेस्थेसिया है वो दे दिए जाते हैं आरुषि को। उसके बाद लगभग 15 से 16 मिनट ही लगते हैं वो प्रोसीड्योर को पूरा करने में। वो एक्स जो है वो ओवरीज से जो है वो निकाल लिए जाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट जो है आईवीएफ लैब में भेज देते हैं स्टाफ के दौरान। और वो जब कंप्लीट होती है ना, तो डॉक्टर जो है वो आरुषि से बात कर रहे थे। आरुषि से पूछते हैं कि ये ओके। आरुषि बस सर हिलाते हुए जवाब देती है, अब यस डॉक्टर। डॉक्टर मतलब सब ठीक है ना, मतलब यहाँ तक चीज़ें। देखो आरुषि, अब तुम्हारा मतलब जितना तुम साथ दे सकते थे वो तो मेडिकल वे में कंप्लीट हुई, मतलब स्टिमुलेशन प्रोसेस जो है वो यहीं पे कंप्लीट है। अब एक्स को जो है वो डायरेक्ट आईवीएफ लैब में भेजे गए हैं और लैब ले जाने के बाद एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो चेक करेंगे कि कितने एग्स मिले हैं और उनमें से कौन सा एग जो है वो मैच्योर है। इसके बाद मैच्योर एग्स को फर्टिलाइजेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो आज ये पूरा का पूरा प्रोसेस यही है। अभी तुम्हें 1-2 घंटे बस रेस्ट करनी है यहाँ, उसके बाद तुम जा सकती हो। ये बोलते ही डॉक्टर वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर के निकलते ही यहाँ माधवी, काजल, लिली ये लोग आते हैं। आरुषि से बात कर रहे थे। आरुषि देख रही थी कि माधवी की आंखें जो है वो आंसू से भरे हुए हैं, तो बोलती कि अरे आँखों में आंसू क्यों आ गए आपके, मैं ठीक तो हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और आप यार रो क्यों रहे हो। देखिए अगर मेरी इतनी सी चीज़ में आपकी ये हालत है तो ज़रा सोचिए जब आप पूरी दर्द में होंगी तो मैं कैसे। तो ये माधवी बोलती कि बस मुझे थोड़ी सी चीज़ें पता नहीं मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कि आप अपनी चीज़ें ला लेंगे क्या यहाँ पे। तभी काजल बोलती कि हे भगवान, ये तुम दोनों ना, मतलब सच में हम परेशान हो जाते हैं तुम दोनों के ये सारी चीज़ें देख के। जब प्यार लुटाते हो ना तो भर भर के लुटाते हो, और जब आप सेंटी हो रहे हो तो इतना हो रहे हो कि हम भी सेंटी बन रहे हैं। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत इमोशंस जो है बचा के रखो, बाद में जब बच्चा आएगा उसके साथ दोनों मिल के रो लेना, साथ में हम भी रो लेंगे। अब शांत हो जाओ। इसके बाद जो है यहाँ से ये लोग जाएंगे कि आरुषि को डॉक्टर से बात करने थे, तो वो डॉक्टर से आरुषि बहुत देर तक बात करती है। बाद में लिली भी बात करती है। एक्चुअली इसके बाद के प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में चीज़ें ये लोग बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ तक तो बस आरुषि का पार्ट ही थी। अब आएगी माधवी की चीज़ें। अब माधवी की चीज़ें कैसी होगी उसी सिलसिले में, और प्रोसेस जो है वो आरुषि को जाननी थी और उसी में बात हो रही थी। तो सीन आज यहीं पे समाप्त करेंगे, जानेंगे अगले सीन में क्या होगी। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय।